आगे बढ़ते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन वर टू इंक्रीज फ्रॉम T to 2T and its radius from R to 2R, then the ratio of radiant energy received on earth to what it was previously will be equal to। तो कितना एनर्जी रिसीव होगा डिवाइडेड बाय कितना एनर्जी रिसीव होता था पहले। तो पहले देख लेते हैं कि कितना एनर्जी अर्थ के पास तक पहुंच जाता है, ये हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यहां है सन, और सन का रेडियस में मान लेता हूं कैपिटल R के बराबर है। यहां पर है अर्थ, और अर्थ का रेडियस RE के बराबर है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल r के बराबर में मान लेता हूं। ये जिस रेट से पावर इमिट कर रहा है वो पावर जो है मान लेता हूं P के बराबर है, और ये रेडिएट करेगा हर डायरेक्शन में पावर को। हर डायरेक्शन में जो एनर्जी है ये इमिट कर रहा होगा। तो मैं यहां पर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितनी इंटेंसिटी जो है सन से लेकर अर्थ तक पहुंच रही है। तो इंटेंसिटी के बारे में लिखूंगा पावर ऑफ सन, जो सन से रेडिएट हो रही पावर, डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया आपके पास इंटेंसिटी, और इसमें यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई RE स्क्वायर से, तो मुझे मिल जाएगी जो पावर रिसीव की जा रही है, पावर जो रिसीव की जा रही है अर्थ के द्वारा। ठीक बात है। अब हमें क्या निकालना क्या है? रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड। ऑफ कोर्स यदि हम एनर्जी का रेशियो निकाल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात की जा रही है। इसका मतलब रेट का रेशियो निकालें चाहे एनर्जी रिसीव्ड का रेशियो निकालें, वो रेशियो सेम ही आने वाला है। तो यानी कि हमें P रिसीव्ड का रेशियो निकालना है बाद में और पहले से। तो यहाँ पे सन की जो पावर है उसे लिख सकता हूँ 1 × 4 पाई r स्क्वायर E A सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4, और यहाँ जाएगा आपके पास पाई RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, और यह आ जाएगा आपके पास पावर रिसीव्ड। तो हम जो चेंज कर रहे हैं वो इसकी रेडियस है। सन का रेडियस चेंज किया जा रहा है और टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है। टेम्परेचर और रेडियस ऑफ सन चेंज किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं। एक ये वाली क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं और एक ये वाली क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं। बाकी सब जो है कांस्टेंट है, बाकी सब जो है कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सिंपली कि पावर जो रिसीव हो रही है वो प्रोपोर्शनल है बेटा r स्क्वायर T रेज़ टू द पावर 4 के। तो मैं रेशियो यहाँ पे बता सकता हूँ कि जो नई पावर होने वाली है P डैश अपॉन P ओरिजिनल, वो आ जाएगा आपके पास, रेडियस को डबल किया है तो 2r रेज़ टू द पावर 2, और टेम्परेचर भी डबल कर दिया है, टेम्परेचर भी डबल कर दिया है 2t पावर 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर T पावर 4। 4 और 16 64 जो है आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। P डैश अपॉन P इज इक्वल्स टू 64। आंसर वुड बी D। समझ गए आप? तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स, और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे, और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहाँ पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड, और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप, एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है? 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं, और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए।
उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेईई मेन 2022 के लिए। ये जेईई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेईई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। और थ्योरी और एमसीक्यू जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे और एमसीक्यूज और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेईई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है और ये 23 जनवरी को होगा और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे। आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद। और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है, जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं और उनको इंप्रूव कर सकते हैं जेईई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक। तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है कुछ ऐसा, द प्लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस wavelength of 3 black bodies at temperature T1, T2, T3 are as shown in figure। तो हमें बताना है रिलेशन टेम्परेचर के बीच का, टेम्परेचर किसका ज्यादा किसका कम होगा। तो एक हमारे पास बॉडी है, उसका टेम्परेचर हम चेंज करते हैं। पहले टेम्परेचर T1 लिया, फिर टेम्परेचर T2 पे देखा, फिर टेम्परेचर T3 पर देखा और हमें जो ग्राफ मिलता है इंटेंसिटी और लैम्डा का वो मिलता है कुछ ऐसा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये लैम्डा 1 में मान लेता हूं, इसे मैं मान लेता हूं लैम्डा 3 और इसे मैं मान लेता हूं लैम्डा 2 के बराबर। इसका मतलब आप समझिए पहले, तभी आप ये सवाल को कर पाएंगे। पहले आपको मतलब समझना होगा कि ब्लैक बॉडी को जब हीट किया जाता है, यानी उसका टेम्परेचर जब ज्यादा होता है 0 केल्विन से ज्यादा, तो वो रेडिएशन इमिट करती है और उस रेडिएशन में एक वेवलेंथ नहीं बल्कि ढेर सारी वेवलेंथ होती हैं। तो जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उस वेवलेंथ और उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी है, उन दोनों को रिलेट किया जाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। तो टेम्परेचर 1 पर जो लैम्डा 1 वेवलेंथ है उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि लैम्डा 1 इंटू T1 ये जो है ये कांस्टेंट होने वाला है, ये इस पूरी ब्लैक बॉडी के लिए कांस्टेंट होने वाला है। अब बिकॉज बॉडी सेम है, ब्लैक बॉडी सेम है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि ये वाला वेवलेंथ लैम्डा 2 है और इस लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि लैम्डा 2 इंटू T2, लैम्डा 3 इंटू T3 जो है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट B के बराबर होता है, 0.3 उसकी वैल्यू होती है। सिमिलरली यहां पे मैं कह सकता हूं कि लैम्डा 2 T2 जो है आपस में बराबर है किसके, कांस्टेंट है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लैम्डा जो है बेटा, लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, 1 टेम्परेचर के। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर डेफिनेटली कम होने वाला है। तो बताइए सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है, सबसे ज्यादा लैम्डा है लैम्डा 2।
तो सबसे कम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, T2 के बराबर होना चाहिए। तो T2 जो टेम्परेचर है सबसे कम होगा। उसके बाद 2 नंबर पर है हमारे पास 3, तो इसका मतलब आ जाएगा आपके पास T3, और सबसे कम वेवलेंथ है λ1, इसका मतलब है इस बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब ये आ जाता है आपके पास T1 के बराबर। तो T2, T3, T1 ये हमारे पास ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है टेम्परेचर का। T2, T3, T1, T2, T3, T1 देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following cylindrical rods will conduct maximum heat when their ends are maintained at the same temperature difference? तो हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड में जो दोनों एंड्स हैं उनको अलग अलग टेम्परेचर पर हमने मेंटेन किया है। तो किस रॉड में जो हीट होने वाली है वो सबसे ज्यादा हीट को फ्लो कर पाएगा, यानी कि dQ/dt मैक्सिमम होना चाहिए, dQ/dt मैक्सिमम होना चाहिए। हम जानते हैं कि फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन से किसके बराबर होता है, KA डेल्टा T डिवाइडेड बाय LK। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में हमें लेंथ और रेडियस के अलग अलग कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, लेंथ और रेडियस अलग अलग है, बाकी K और डेल्टा T सेम है। तो भाई देखिए यहाँ पे K सेम है, डेल्टा T सेम है, इसका मतलब A/L जो है वो डिसाइड करेगा कि dQ/dt किसका ज्यादा है किसका कम है। एरिया मतलब πr², तो इसका मतलब रेडियस का स्क्वायर अपॉन लेंथ के प्रोपोर्शनल होने वाला है dQ/dt। dQ/dt is going to be proportional to r²/L, r²/L। तो देखते हैं किसका r²/L सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब r की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, L की वैल्यू जो है सबसे कम होनी चाहिए। तो L की वैल्यू सबसे कम, R की वैल्यू सबसे ज्यादा, जिससे कि r²/L सबसे ज्यादा हो सके, तो वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी ही सबसे सही ऑप्शन है। ठीक है, चेक करके देख लीजिएगा कि r²/L किस में सबसे ज्यादा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, 2 ends of a conducting rod of varying cross sections are maintained at 200 and 0 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो ये वाला जो एंड है इस भोंपू का ये 200 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन है, ये वाला जो एंड है इस भोंपू का ये 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन है। इसका मतलब हीट का जो फ्लो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा होगा। इन स्टेडी स्टेट आपसे पूछा गया है, इन स्टेडी स्टेट कि जो AB और CD हमारे पास 2 सेगमेंट्स बनाए हुए हैं उनमें किसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, किसका टेम्परेचर कम होगा। तो भाई X विड्थ का एक यहां पर हमारे पास है, एक पट्टी है, एक छोटा सा पार्ट है, और ये X विड्थ का दूसरा पार्ट है, ये यहां पर है, ये यहां पर है। तो पूछा गया है कि स्टेडी स्टेट में इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा या इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। तो वो कैसे पता लगाएं, हम जानते हैं कि स्टेडी स्टेट में हीट का जो फ्लो है बेटा, हीट का जो फ्लो है वो दोनों में बराबर होने वाला है, दोनों ही नहीं बल्कि हर जगह हीट का फ्लो बराबर होगा स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में हर एक जगह से हीट का फ्लो बराबर जा रहा होगा, यानी कि dQ/dt जो है बेटा सबका सेम है, dQ/dt सेम है हर क्रॉस सेक्शन एरिया से, और ये किसके बराबर होता है बेटा, KA dt/dx, dt/dx के बराबर होता है। तो K तो पूरे मटेरियल का सेम है, यदि इन दोनों की बात करूं, दोनों के लिए K की वैल्यू बराबर है। dx जो है यानी कि इनका विड्थ वो भी आपस में बराबर है। अब बात आती है एरिया और dt की, तो इसका मतलब ये हो गया कि dQ/dt जो है बेटा वो प्रोपोर्शनल हो जाता है A × dt की। तो इसका मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, और जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए। तो भाई यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का मतलब जिस यहां से हीट का कंडक्शन हो रहा है, तो ये एरिया बेटा ज्यादा है इसके एरिया से, तो इसका मतलब एरिया ज्यादा है, इसका मतलब एरिया ज्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस इसके अक्रॉस जो है वो कम आने वाला है। यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस छोटा होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे आप आंसर भी टिक कर देंगे कि AB के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस छोटा होगा और CD के अक्रॉस ज्यादा होगा। अक्रॉस AB इज लेस देन दैट ऑफ CD। ऑप्शन नंबर सी आप धड़ल्ले से टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 solid spheres of radius r1 and r2 are made of the same material and have similar surfaces. These are raised to the same temperature and then allowed to cool under identical conditions. The ratio of their initial rate of loss of heat is equal to. तो यहाँ पे जो लॉस है वो रेडिएशन की वजह से होने वाला है। P1/P2 में लिख सकता हूँ EA 4π r1² T⁴। टेम्परेचर जो है इनको एक समान टेम्परेचर तक रेज किया जाता है, और नीचे भी लिख सकता हूं मैं E × 4π r2²
इंटू टी रेज टू द पावर 4। तो यहाँ से आ जाता है आपको R1 बाय R2 का स्क्वायर, R1 बाय R2 का स्क्वायर, ये हमें आंसर मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी काफी आसान सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में दिया है कि इनसाइड ऑफ द ग्लास विंडो 2 मिलीमीटर थिक एंड 1 स्क्वायर मीटर इन एरिया इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर आउटसाइड इज -15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास ग्लास का एक विंडो है और इस ग्लास विंडो का जो थिकनेस बताया गया है, इस ग्लास विंडो का थिकनेस जो बताया हुआ है वो कितना है बेटा, 2 मिलीमीटर के बराबर है, 2 मिलीमीटर के बराबर है। और इस जगह का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, इस जगह का टेम्परेचर है बाहर का -15 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात समझ में आती है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो हो रहा होगा, हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हो रहा होगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट एस्केप्स फ्रॉम द रूम बाय कंडक्टिंग थ्रू द ग्लास के। यानी कि आपको हीट रेट बताना है, dq बाई dt आपको बताना है। dq बाई dt की वैल्यू मैं लिख सकता हूं KA डेल्टा T डिवाइडेड बाय L। तो K जो है बेटा आपको मिल जाता है 0.002 कैलोरी है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे, पर सेंटीमीटर में है तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और सब हम ऐसा यूनिट में K की वैल्यू को लिख लेते हैं। एरिया है इसका 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा T टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, 15 है अंदर, -15 है बाहर, तो टेम्परेचर का डिफरेंस इज 30 डिग्री सेल्सियस या 30 केल्विन, डिवाइडेड बाय L डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ कितना है, यानी कितनी लेंथ ट्रेवल करना पड़ रहा है हीट को, तो वो 2 मिलीमीटर के बराबर है। सो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको dq बाई dt का आंसर मिल जाता है। तो आंसर आपका आपके हाथ में मिल जाता है। समझ में आई बात? अब आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे कैलोरी में आंसर दिया है तो हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया था, तो देख लेना है ना कि आपको यहाँ 4.2 मत लगना, फिर 4.2 यहाँ पर मत लगाना, तो आंसर आपका कैलोरी में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। Assuming the sun to be a spherical body of radius r at a temperature of T Kelvin, evaluate the total radiant power incident on Earth at a distance r from the sun, where radius of the Earth is r0। तो यहाँ देखिए सन जो है यहाँ पे है और अर्थ जो है इससे बहुत ज्यादा दूर प्रेजेंट है, यहाँ पर है अर्थ। ठीक है, आप जानते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा होता है। अब सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है बताया गया है स्मॉल r के बराबर है, स्मॉल r के बराबर इनके बीच में डिस्टेंस है। इसका जो रेडियस है बेटा कैपिटल R के बराबर है और अर्थ का जो रेडियस है वो r0 के बराबर है। तो टोटल रेडिएंट पावर जो अर्थ तक पहुंच रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब सन जो है इसको एक हॉट स्फीयर मानते हुए हम कह सकते हैं कि ऐसे चारों तरफ 3 डायमेंशन में जो है रेडिएशन यहाँ से निकल रहा होगा और अर्थ के पास जो है वो पहुंच रहा होगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से अर्थ के पास जो है ये रेडिएशन पहुंच रहा होगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस लाइन जो है रेडिएशन पहुंच रहा होगा। जैसे हम कहते थे कि सन से जो भी हमारे पास प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट हैं कि जो बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट हैं उनसे जो चलने वाली लाइट रेज हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती थी। तो बिल्कुल वैसे ही कह सकते हैं कि जो पैरेलल जो है रेडिएशन जो है यहाँ पर आकर गिरने वाला है। तो इफेक्टिव जो एरिया इस रेडिएशन के कांटेक्ट में है अर्थ के, वो ये वाला प्रोजेक्शन एरिया होने वाला है। ये साफ साफ आप देख सकते हैं। तो जो एरिया जो इफेक्टिव एरिया है, इफेक्टिव एरिया ऑफ अर्थ विच इज सोकिंग इन ऑल द रेडिएशन, तो इफेक्टिव एरिया मैं कह सकता हूँ किसके बराबर है, पाई r0 स्क्वायर के बराबर है। और r डिस्टेंस दूरी पर जो है इंटेंसिटी मैं कह सकता हूँ सन की वजह से जो रेडिएशन है उसका इंटेंसिटी, उस पॉइंट पर मैं बता सकता हूँ कैसे कि ये क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है तो इस पॉइंट के लिए इसे एक पॉइंट सोर्स की तरह माना जा सकता है। और पॉइंट सोर्स की वजह से r डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी होता है वो होता है आपके पास पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये इंटेंसिटी यहाँ पर पहुंच रही है और इंटेंसिटी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इफेक्टिव एरिया को, तो मुझे टोटल पावर इंसिडेंट ऑन द अर्थ मिल जाता है। तो पावर इंसिडेंट ऑन द अर्थ यदि आप निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी है, P अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए इफेक्टिव एरिया से पाई r0 स्क्वायर से। अब क्योंकि ये इसको आइडियल ब्लैक बॉडी माना जा सकता है तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग P को लिखा जा सकता है E a सिग्मा t रेज़ टू द पावर 4। अब इमिसिविटी जो है इस सन के लिए 1 मानी जाएगी बिकॉज ये आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है।
ई ए एरिया, इसका सरफेस एरिया जहां से रेडिएशन निकल रहा है, तो मैं लिख सकता हूं वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा टी रेज टू द पावर 4 एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर नॉट का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलता है पाई आर स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर सिग्मा टी रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये पावर जो है इंसिडेंट होने वाली है अर्थ पर इफेक्टिवली, इसे यही हमारा आंसर होने वाला है। समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अच्छा यहाँ पे चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ एलोंगेशन वर्सेस द टेम्परेचर फॉर टू डिफरेंट मेटल्स। दो हमारे पास डिफरेंट तरह के मेटल्स हैं। मैं मान लेता हूं एक मेटल नंबर 1 है और एक मेटल नंबर 2 है। तो इन दोनों मेटल्स के लिए एलोंगेशन का ग्राफ बनाया जाता है टेम्परेचर के साथ। तो ये रहा आपका वर्टिकल एक्सिस पर एलोंगेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टेम्परेचर पे ग्राफ आपको बनाया गया है और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, यानी कि इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर था। तो देखिए ध्यान से, इफ दीज मेटल्स आर एम्प्लॉयड टू फॉर्म अ स्ट्रेट बायमेटालिक स्ट्रिप ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर and heated, it bends in the form of an arc, the radius of curvature changing with the temperature approximately as shown in the diagram. The linear expansiveness of the two metals are equal to. तो linear expansiveness जो है वो एक फैंसी नाम है अल्फा का। जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है ना, उसका ये एक फैंसी नाम है। तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है दोनों मेटल्स के लिए। अल्फा की वैल्यू निकालनी है दोनों मेटल्स के लिए। हमें एक डेटा यहां से लेना है, कुछ डेटा यहां से लेना है और कुछ डेटा इस ग्राफ से भी लेना है। ये बायोमेटालिक स्ट्रिप के लिए डेटा दिया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है कि टेम्परेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। और ये जब वो रॉड वाली फॉर्म में थी, वायर वाली फॉर्म में थी, तब एलोंगेशन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ हमें दिया हुआ है। अब सवाल को देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे लास्ट तक। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो है आपका मेटल नंबर 1 है, ये मेटल नंबर 2 है। मेटल नंबर 1, मेटल नंबर 2। मैं कह सकता हूं एक रॉड के लिए, एक रॉड का यदि ओरिजिनल लेंथ L0 के बराबर है और अभी इसका टेम्परेचर लेट्स से T के बराबर है, इसको हीट किया जाता है, इसको हीट किया जाता है और इसका टेम्परेचर हो जाता है T प्लस डेल्टा T और इसकी लेंथ हो जाती है L प्लस डेल्टा L और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा के बराबर है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि डेल्टा L जो है कि जो लेंथ में चेंज हुआ है इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर में चेंज। ये फॉर्मूला हमें पता है। इसे कहते हैं बेटा एलोंगेशन, इसे कहते हैं एलोंगेशन। ये आपके पास है ओरिजिनल लेंथ, ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये है टेम्परेचर में चेंज। बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर 0 था तो मैं इसे लिख सकता हूं कि एलोंगेशन इज इक्वल टू L0 अल्फा इंटू टी, L0 इंटू अल्फा इंटू टी। अब ध्यान से देखिए, एलोंगेशन और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा L अपॉन टी, डेल्टा L अपॉन टी किसके बराबर मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है L0 इंटू अल्फा के बराबर। और यही क्या है बेटा? स्लोप ऑफ डेल्टा L वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो डेल्टा L और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ दिया है, इस ग्राफ का जो स्लोप होने वाला है वो स्लोप हमें L0 अल्फा की वैल्यू देने वाला है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू हमें स्लोप से मिल जाएगी। अब यदि मैं दूसरे वाले मेटल की बात करूं, दूसरे वाले मेटल के लिए स्लोप निकालना चाहूं, तो ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। तो इसका जो स्लोप है बेटा, फॉर मेटल 2 लिख सकता हूं मैं, फॉर मेटल 2 जो स्लोप है यानी कि L0 अल्फा 2 है, वो आ जाएगा आपके पास 2/4 विच इज 0.5। सिमिलरली फॉर मेटल नंबर 1 मैं लिख सकता हूं, मेटल नंबर 1 L0 इंटू अल्फा 1 इज इक्वल्स टू, तो एक वर्टिकल लाइन ऐसे गिराइए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाइए, तो ये बेटा आपके पास कितना है? ये ऑलमोस्ट 4 ही है, ये ऑलमोस्ट 4 ही है, ये भी ऑलमोस्ट 4 ही है। तो 4/4 जो है 1 के बराबर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है L0 अल्फा 1 की 1 और L0 अल्फा 2 की मिल जाती है 0.5 के बराबर। तो यहां से कंक्लूड किया जा सकता है कि अल्फा 1 इज 2 टाइम्स अल्फा 2, अल्फा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा 2 यहां से बताया जा सकता है। अब आपकी नजर होनी चाहिए अगले पार्ट पर नहीं, आपकी नजर होनी चाहिए एग्जाम में ऑप्शंस में। अब देखिए ऑप्शंस में अल्फा 1 की जो वैल्यू है 2 अल्फा 2 कौन कौन से ऑप्शंस में आ रही है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि लगभग सब में ही ऐसा देखा जा रहा है कि अल्फा 1 की जो वैल्यू है 2 टाइम्स अल्फा 2 के बराबर है।
तो कोई बात नहीं, अब की बार हमें नहीं लगा ये तुक्का, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ये रिलेशन से ही आपके 2 या 3 ऑप्शंस हट जाएं, है ना। ऐसा पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आएगा ही आएगा, बट ऐसा पॉसिबल है कि आपको आंसर्स के बीच में रिलेशन मिल जाने पर आप ऑप्शन एक बार चेक करेंगे तो आपके काफी सारे ऑप्शंस हट जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा कि यार आपको 4 में से एक सही करना है, फिर हो सकता है 2 में से एक सही करना पड़े, तो चांसेस जो है सही होने के सवाल ज्यादा हो जाते हैं। चलिए, हमें तो कोई मतलब नहीं, अब तो ये बैठा नहीं ऑप्शंस में, अब हम पूरा सॉल्व करते हैं इसे। अब क्या करते हैं बेटा, इन दोनों मेटल्स की जो स्ट्रिप हैं उनको ज्वाइन कर दिया जाता है और उनको हीट किया जाता है बायोमेटालिक स्ट्रिप बनाकर। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप यदि मैं इनको बना देता हूं, देखिए ये हमारे पास है मेटल 2 और ये आपके पास है मेटल नंबर 1, ठीक है। इसका अल्फा ज्यादा है, इसका अल्फा छोटा है। तो यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, यदि यहाँ पे इनको मैं बोल्ट कर देता हूं बेटा, यहाँ पे इनको मैं बोल्ट कर देता हूं और इस पूरे सिस्टम को हीट किया जाता है, तो ये कैसे बेंड होंगे ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होने वाले हैं, आप देखिए ध्यान से, इस तरीके से बेंड होंगे, इस तरीके से बेंड होंगे, लाइक दिस। इस तरीके से ये बेंड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बताइए मुझे कि ये वाली जो पट्टी है ये मेटल 1 होगा या मेटल 2 होगा, ये मेटल 1 होगा या मेटल 2 होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अभी। अब मैं आंसर बता देता हूं कि देखिए ये वाली जो पट्टी है ये ऊपर है और ये इस सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब एक्सटेंशन जब होगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका फाइनल लेंथ ज्यादा आने वाला है, इसका फाइनल लेंथ कम आने वाला है। वो तभी पॉसिबल है जब ज्यादा अल्फा वाला आउटर साइड पे हो, कम अल्फा वाला इनर साइड पे हो। इसका मतलब ये मेटल 1 ही होगा, मेटल 1 होगा, मेटल ये 2 है, मेटल 2 है, ये हम समझ गए हैं। बिकॉज इसका अल्फा कम है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से बढ़ाने पर इन दोनों को, इसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगा, इसमें एक्सटेंशन कम होगा, तो तभी पॉसिबल है जब ये अंदर की तरफ हो और ये बाहर की तरफ हो, ठीक है। अब इस बायोमेटालिक स्ट्रिप का जो मीन रेडियस है मैं मान लेता हूं r के बराबर है। मीन रेडियस का मतलब इस बायोमेटालिक स्ट्रिप का जो सेंटर है, यानी कि कहीं यहां से जो सेंटर तक का डिस्टेंस है वो r के बराबर हम मान लेते हैं, r के बराबर हम मान लेते हैं, बिकॉज हमें दूसरे वाले ग्राफ में ये दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब यही है कि मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। तो मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का सेंटर देखेंगे, ये वाली लाइन से सेंटर की जो दूरी है वो मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाने वाली है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और दिया है आपको क्वेश्चन में कि जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है उसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, थिकनेस है 6 सेंटीमीटर। तो ये पूरा जो आपके पास है थिकनेस ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा के बराबर है, एक बार मैं मान लेता हूं थीटा के बराबर है ये वाला एंगल। तो ये देखिए बेटा कि ये वाली जो स्ट्रिप है आपके पास, ये वाली जो स्ट्रिप है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूं मैं। इस स्ट्रिप का यदि मैं रेडियस कैलकुलेट करना चाहूं, इस स्ट्रिप का यदि मैं रेडियस कैलकुलेट करना चाहूं तो इसका मीन रेडियस जो है आने वाला है ये R2 में से कह देता हूं, इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस। सिमिलरली ये वाला जो आपके पास स्ट्रिप है इसका जो रेडियस आने वाला है वो कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से लेके यहां तक R1 के बराबर, R1 के बराबर। ये एंगल जो है थीटा के बराबर है। तो मैं पहली वाली जो मेटल 1 से जो बनने वाली रॉड है, मेटल 1 से बनने वाली रॉड जो है उसके लिए कह सकता हूं इसका जो फाइनल लेंथ है L1 में कह सकता हूं L1 इज इक्वल टू R1 इंटू थीटा। और दूसरे मेटल से जो बनने वाली स्ट्रिप है नीचे वाली, उसके लिए कह सकता हूं मैं कि उसका फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास R2 इंटू थीटा के बराबर। इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है कितना, L1 बाय L2 इज इक्वल टू R1 बाय R2, L1 बाय L2 डिवाइडेड बाय R1 बाय R2। अब देखिए बेटा ये टोटल जो है 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास 1.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर।
तो मैं R1 और R2 को क्या लिख सकता हूं, R1 इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस होल स्ट्रिप प्लस में 1.5 सेंटीमीटर, और यहां पे R2 को लिखा जा सकता है R माइनस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज मुझे अल्टीमेटली रिलेशन जो है R1 R2 में नहीं बल्कि मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस होल बायोमेटालिक स्ट्रिप की फॉर्म में लिखना है। तो मुझे R इंट्रोड्यूस करना था, तो मैंने R1 और R2 की वैल्यू R की फॉर्म में यहां पर लिख दी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपको मिल जाता है कि L1 by L2 is equal to R1 which is R plus 1.5 divided by R minus 1.5। ठीक है, अब L1 और L2 जो हैं उन दोनों स्ट्रिप्स की फाइनल लेंथ है, उनको मैं लिख सकता हूं ओरिजिनल लेंथ L0 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, उसको T लिख सकता हूं। नीचे आपको मिल जाएगा L0 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, यहां पे आप लिख सकते हैं R प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय R माइनस 1.5। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मीटर में दिया हुआ है और ये 75 मीटर के आसपास, 75 मीटर के आसपास इसका रेडियस जो है होने वाला है। देख सकते हैं इसका जो रेडियस है वो है कितना, 75 मीटर के आसपास, यानी कि 7500 सेंटीमीटर के आसपास। अब यहां देखिएगा 7500 सेंटीमीटर, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये थिकनेस का 1/4 पार्ट है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। सिमिलरली नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। और हम जानते हैं कि अल्फा 1 जो और अल्फा 2 होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, और ये बात आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि अल्फा 1 और अल्फा 2 आर वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा 1 अल्फा 2 आर वेरी वेरी स्मॉल। तो हम यहां पर बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे, L0 से L0 काट दिया, मैं यहां ऊपर से R को कॉमन लेता हूं तो आपको मिलता है R 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय R रेज टू द पावर 1, और नीचे से कॉमन लूंगा तो आपको मिलेगा R 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय R। R से R कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय R रेज टू द पावर 1, और यहां मिलेगा 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय R रेज टू द पावर माइनस 1। सिमिलरली यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी पावर 1 और 1 माइनस अल्फा 2 इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 1, प्लस यहां पे आएगा माइनस 1, और यहां आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय R, और यहां पे आपको मिलेगा 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय R। ये बात समझ में आई ना, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस n को 1 प्लस nx मैंने लिख दिया है, तो ये मुझे मिल गया है। सिमिलरली यहां पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी, और यहां पे मिलेगा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू टी इज इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1.5 बाय आर प्लस 1.5 बाय आर प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा प्लस में अल्फा 1 इंटू टी माइनस अल्फा 2 इंटू टी माइनस में अल्फा 1 अल्फा 2 टी स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाय आर प्लस में 2.25 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। समझ में आया आपको? अब देखिए क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत ज्यादा छोटे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो तो और भी ज्यादा छोटा आने वाला है, तो मैं n के कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिमिलरली इस हायर पावर को जो है हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज रेडियस बहुत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू दिस, तो इसे भी नेग्लेक्ट कर देंगे, यहां से इसे भी आप नेग्लेक्ट कर देंगे। 1 से जो है 1 भी आप यहां पे उड़ा सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको यहां मिल जाता है क्या, यहां लिख देते हैं। सो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू टी टेम्परेचर इज इक्वल टू 3 अपॉन आर आपको मिल जाता है, 3 अपॉन आर आपको मिल जाता है। अब देखिए ध्यान से इस ग्राफ में देखिए, टेम्परेचर जब 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है 75 मीटर, 75 मीटर 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक बार सेटिस्फाई करवा दीजिए, अल्फा 1 की वैल्यू जो है 2 अल्फा 2 लिख सकता हूँ, माइनस में अल्फा 2, टेम्परेचर कितना हो गया है 50 इज इक्वल टू 3 अपॉन सेंटीमीटर में लिखेंगे 7500 के बराबर। अब भैया इसे सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 कितना आ गया आपके, अल्फा 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7500 इंटू 50। अब 3 से इसको उड़ा दीजिए, कितनी बार आ गया
2500 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जरूरत है क्या, कर सकते हैं आप। एक काम कीजिए, 8 200 ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कितना आसान बन जाएगा ये। ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा आपके पास 400 और 100, 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 बनता है, तो मिल जाएगा आपको 8 इंटू 10 टू द पावर -6। तो इसका मतलब अल्फा 2 की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 आपको यहाँ पे मिल जाती है। चेक कर लीजिए ऑप्शन, अल्फा 2 8 इंटू 10 टू द पावर -6 एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। और अल्फा 1 की जो वैल्यू है 2 टाइम्स अल्फा 2 होने वाली है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन टिक कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास, द लॉस इन वेट ऑफ अ सॉलिड व्हेन इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज W0। जब एक ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हैं तो उसका जो वेट में लॉस आता है, वो वेट में लॉस आता है W के बराबर एट 0 डिग्री सेल्सियस, W0 के बराबर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस, एंड एट T डिग्री सेल्सियस इज W, यानी लॉस इन वेट इज W at T degree Celsius if cubical coefficients of expansion of solid and the liquid are gamma S and gamma L respectively, then W is equal to, the W की वैल्यू हमें कैलकुलेट यहां पर करनी है। ध्यान से देखिए, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीखा है कि लॉस इन वेट जो होता है, लॉस इन वेट जो होता है बेटा, किसके बराबर होता है, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब जो बायंसी फोर्स होता है, बायंसी फोर्स के बराबर लॉस इन वेट हमें देखने को मिलता है। बात आ रही समझ में? अरे देखो यार, असली में वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है, ठीक है। और जब हम उसको पानी में वे मेजर करते हैं तो उसका वेट मेजर होता है mg माइनस fb के बराबर। अब ये ज्यादा होता है कम होता है, यदि इनका डिफरेंस हम देखें तो वही लॉस इन वेट कहलाएगा। तो लॉस इन वेट यानी W1 माइनस W2 देखें तो mg माइनस ऑफ mg माइनस fb करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, fb के बराबर वैल्यू मिल जाती है। तो बेसिकली लॉस इन वेट इज नथिंग बट बायंसी फोर्स व्हिच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g के बराबर ये होता है। तो भाई यहाँ पर है कि हम टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है हम जानते हैं किस तरीके से वेरी होती है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम लिख सकते हैं टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर पर, यानी पहले W0 लिख लीजिए, W0 इज इक्वल टू रो एल इंटू वी एस इंटू जी, और W की यदि बात करें तो ये रो एल हो जाएगा आपके पास रो एल ओरिजिनल 1 माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज, इंटू Vs कितना हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, Vs 1 प्लस गामा एस इंटू टी इंटू जी, ये आपको ये मिल जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई यदि आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रो एल इंटू वी एस इंटू जी 1 माइनस गामा एल टी, 1 माइनस गामा एल इंटू टी, और 1 प्लस गामा एस टी, 1 प्लस गामा एस टी, 1 प्लस गामा एस टी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तो मिलेगा 1 माइनस गामा एल इंटू टी, प्लस में गामा एस इंटू टी, माइनस में गामा एल गामा एस टी स्क्वायर, और साथ में मिलेगा आपको रो एल वी एस इंटू जी। ये किसकी वैल्यू है, W की वैल्यू है, W डैश की वैल्यू है, W की वैल्यू है। तो ये वाली क्वांटिटी बेटा W0 है, तो आपको मिल जाता है कि W इज इक्वल टू W0। अंदर देखिए क्या चल रहा है, ये हायर पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हायर पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज गामा एल एंड गामा एस जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इस वाली क्वांटिटी को इनके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो आपको मिलता है 1 माइनस यहाँ पे गामा एस को कॉमन ले लीजिए, गामा एस माइनस गामा एल इंटू टी, ये आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल जाता है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, W इज इक्वल टू W0 1 प्लस गामा एस माइनस गामा एल इंटू टी। ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाता है गामा एस माइनस गामा एल इंटू टी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है।